ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो देखिए, जैव विकास ऑस्ट्रेलियाई मार्शपेलाई का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो संतत विकास, अनुकूलित रेडिएशन, समानांतर विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया मार्शपेलाई जो है संतत विकास और अनुकूलित रेडिएशन दोनों का ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अनुकूलित रेडिएशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव बहुत तेजी से अपनी पैतृक प्रजाति के नए रूपों की क्या करते हैं, अधिकता करते हैं। जब पर्यावरण में परिवर्तन नए संसाधनों को सुलभ बनाता है, तब नई चुनौतियों का परिचय देते हैं या नए वातावरण का निर्माण करते हैं। संतत विकास की प्रक्रिया ऐसी प्रजातियों जो निकट से संबंधित हैं नहीं है, एक साथ विकसित होती हैं। तब होता है जब बहुत ही अनुकूल रेडिएशन कई जीवों में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होता है। उसके बाद है वे सेकंड क्वेश्चन है, वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है कहलाती है स्पेसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इन इज नोन एज, ठीक है, बायो प्रजातियां, एलोपैट्रिक प्रजातियां, सिंपैट्रिक प्रजातियां, सिबलिंग प्रजातियां। तो ये आपकी एलोपैट्रिक प्रजातियां, ठीक है। वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है एलोपैट्रिक प्रजातियां कहते हैं। हार्डी वेनबर्ग सामान्यतः प्रभावित होते हैं उत्परिवर्तन से, यानी कि म्यूटेशन से, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, दोनों के द्वारा। तो इसका हो जाएगा दोनों के द्वारा, ठीक है। यदि कोई जनसंख्या हार्डी वेनबर्ग संतुलित नामक अवस्था में है तो एलील्स की आवृत्ति या जीन संस्करण और जीनोटाइप या एलील सेट उस जनसंख्या में पीढ़ियों के समान रहेंगे और हार्डी वेनबर्ग समीकरण को संतुष्ट करेंगे। औपचारिक रूप से विकास के समय आबादी के एलील आवृत्तियों में बदलाव है, इसलिए हार्डी वेगन संतुलन में आबादी विकसित नहीं रहती है, ठीक है। इसके प्रमुख कारण है नए उत्परिवर्तन, यौन प्रजनन के दौरान पुनर्संयोजन, आनुवंशिक बहाव, जीन प्रवासन, प्राकृतिक चयन। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है वांछित गुणों का जनन, संशोधन युक्त संतानें, अस्तित्व की लड़ाई, अपने जैसे संतोत्पत्ति। तो जीव विज्ञान में विकास की कई पीढ़ियों में एक प्रजाति की विशेषताओं में परिवर्तन है और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। विकासवाद का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी प्रजातियां समय के साथ धीरे धीरे बदलती हैं। अब देखिए, इस सिद्धांत में परीक्षण करने का पहला सफल प्रयास कि जैव अणुओं के अग्रदूत को अनुमानित आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत अजैविक रूप से संश्लेषित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया गया था? तो डार्विन, हेक्सले, मिलर, ओपेरिन, मिलर के द्वारा। मानव कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए नहीं होता है, नग्न, द्विसूत्री, वृत्ताकार या पैतृक उत्पत्ति का। तो डीएनए जो है वो पैतृक उत्पत्ति का नहीं होता है, ठीक है। और मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नग्न, द्विसूत्री और वृत्ताकार होता है और इसमें डीएनए में 37 प्रकार के जीन्स होते हैं। किसी जीव में विकासवाद इतिहास जाना जाता है व्यक्तिवृत्त, जातिवृत्त, वंशावृत्त और जीवाश्म की। तो जातिवृत्त, फाइलोजेनी। धरती पे सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था ऑस्ट्रेलोकोडम, सेफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और प्लैंकोकॉर्डेट। तो ये था आपका सबसे पहला ऑस्ट्रेकोडम। जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण है आर्क्योप्टेरिस, यूरोमेस्टिकस, लैटिमेरिया और कोलंबा। तो ये है आपका लैटिमोरिया। निम्नलिखित में से किस एक में सभी समजात अंग शामिल हैं? तो मेढक के अग्रपैर, पक्षी के पंख और खरगोश के अग्रपैर, तिलचट्टा के पैर, मेढक के पश्च पैर, खरगोश के आगे के पैर, तितली के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और उड़ती हुई छिपकली के पंख। तो ये हो जाएगा मेढक के अग्रपैर, पक्षी के पंख और खरगोश के अग्रपैर। ये तीनों क्या है? समजात अंग है, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर समजातीय संरचनाएं हैं, उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न। उत्पत्ति में समान,
उत्पत्ति और कार्य में समान, उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान, उत्पत्ति और कार्य में भिन्न। तो इसका हो जाएगा समजाति अंग जो है संरचना उत्पत्ति में समान होती है लेकिन कार्य में क्या होगा, भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो आंख की मांसपेशियां, सिलेडरी, आदमी की छाती पे बाल, वोमिफॉर्म अपेंडिक्स, कर्ण पिन्ना की मांसपेशियां। तो इसका क्या हो जाएगा, आंख में मांसपेशियां, सिलियरी। कौन सा एक मानव अवशेषिक अंग नहीं है? कौन सा एक मानव अवशेषी अंग नहीं है? निमेशक पटल, वोमिफॉर्म अपेंडिक्स, कॉकेक्स या घाटी ढक्कन। ठीक है, तो अवशेषी अंग कौन सा नहीं है आपका? मनुष्य में अवशेषी अंग शरीर में कोई काम नहीं होता लेकिन मनुष्य की त्वचा में बाल, कॉकेक्स, उच्च पुच्छक, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, अक्लेदार, निमेशक पटल आदि अवशेषी अंग पाए जाते हैं। घाटी ढक्कन अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, घाटी ढक्कन जो है वो क्या है, अवशेषी अंग नहीं है। एपिग्लॉटिस। इनमें से कौन सा समवर्ती अंग है? तो कीटों के पंख और पक्षी के पर, घोड़ों के अग्रपाद और मानव के हाथ, चमगादड़ों के पंख तथा पक्षियों के पर, मछलियों का पकड़ा और पेंगुइन के ओर्स। तो कीटों के पंख और पक्षी के पर, कीटों के पंख और पक्षी के पर समवर्ती अंग है। ठीक है, क्या है ये? एनालोगस ऑर्गन। देखिए एनालोगस ऑर्गन के कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए जैसे ह्यूमन का हैंड, लिजर्ड, व्हेल का फिन्स, कैट, बैट, फ्रॉग और बर्ड के। ठीक है, तो समरूपता या सदृशता, एनालोगस जो है समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग होते हैं जो बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में परंतु भिन्न जीवों में होते हैं, भिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन समान दिखाई देते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। जो रचना और कार्य के हिसाब से अलग दिखाई देते हैं और लेकिन क्या होते हैं, जीवों में क्या होते हैं, समान दिखाई देते हैं। ऐसे अंग को क्या कहेंगे हम? समरूपता या एनालॉगी। अब देखिए जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो अश्व का अग्रपाद व वेल के फ्लिपर्स अनुरूप संरचनाएं हैं। अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। समजातीय अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। कीटों के पंख पक्षियों के पंखों के सजाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप। मनुष्य में पूर्वजता, एटिविज्म का मतलब है कुछ गुणों का अभाव होना, नए गुणों का प्रकटन, वर्तमान गुणों का परिवर्तन, पैतृक गुणों का प्रकटन। तो एटविज्म जो है, एटविज्म का मतलब है पैतृक गुणों का प्रकटन। एटविज्म का मतलब है पैतृक गुणों का प्रकटन। मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ है नए लक्षणों का प्रकटन, कुछ से पहले से मौजूद लक्षणों का नुकसान, पैतृक लक्षणों का प्रकटन, मौजूद लक्षणों का विकास। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? तो अपसारी विकास का, अभिसारी विकास का, सूक्ष्म विकास का या बृहद विकास का? तो ये देता है आपका अपसारी विकास, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। होमोलोगस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन सम स्पीशीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं है, यह कहलाते हैं अल्प विकसित अंग, प्रक्षुप्त अंग, वामन अंग, अवशेषी अंग। तो ये क्या कहलाएंगे, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। होमोलोगस इंडिकेट समजातता को निर्देशित करता है, समान पूर्वज परंपरा, अपसारी, दोनों, किसी में से नहीं। तो ये क्या कहता है, दोनों, समाज पूर्वज परंपरा और अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो अकालदार, अपेंडिक्स, दुमची या बोन अस्थियां। तो अस्थियां जो है वो क्या है, अवशेषी अंग नहीं है।
इन ह्यूमन विच अमंग द फॉलोइंग इज आर वेस्टिगल ऑर्गन, मनुष्य में निम्न में से कौन सा अवशेषीय अंग है? बाह्यकर्ण की मांसपेशियां, कोकेक्स, ब्रोमिफॉर्म अपेंडिक्स, सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी क्या है? अवशेषी अंग है। फॉसिल आर प्रिजर्व, जीवाश्म संग्रहित है इग्नियस चट्टानों में, सेडिमेंट्री चट्टानों में, मेटामॉर्फिक में, इनमें से कोई नहीं। तो ये है सेडिमेंट्री चट्टानों में, सेडिमेंट्री चट्टानों में। आनुवंशिक विचलन केवल होता है न्यूनतर समष्टि, विशाल समष्टि, मेंडेलियन समष्टि या द्वीप समष्टि। तो आनुवंशिक विचलन जेनेटिक द्वीप जो है एक सिविल राइट ने दिया था, और यह जीन आवृत्तियों में यादृच्छिक उतार चढ़ाव है जो छोटी आबादी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होता है तथा यह गैर दिशात्मक तरीके से कार्य करता है। जल में रहने वाले स्तनधारी में फेफड़े आकार में छोटे होते हैं, फेफड़े आकार में बड़े होते हैं, हृदय आकार में छोटा होता है, हृदय आकार में बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फेफड़े आकार में छोटे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कृमिरूप परिशेषिका, चंद्रार्थवलन, कर्णपेशी, एपिलॉगिस्ट। तो एपिलॉटिक्स क्या है? एपिलॉटिक जो है अवशेषीय अंग नहीं है, ये वेस्टिगल ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स गले में पाई जाती है ये, और जबकि कृमिरूप परिशेषिका, चंद्रार्थवलन, पैलिका सेमिनोलिटिस, कर्णपेशी, ईयर मसल्स आदि अवशेषी अंग है। अब देखिए, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है अभिसारी विकास, अपसारी विकास, समांतर विकास या फिर प्रगतिशील। तो इसका हो जाएगा कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है समरूपी तथा अवशेषीय अंगों की उपस्थिति, सदृश तथा अवशेषीय अंगों की उपस्थिति, सजाती तथा समरूपी अंगों की उपस्थिति, केवल समरूपी अंगों की उपस्थिति। तो इसमें क्या हो जाएगा? सजाती तथा समरूपी अंगों की उपस्थिति, अकरेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। अब देखिए जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यदि एलील के अनुकूली मान 0.55 है तो इसका चयन गुणांक होगा S इक्वल टू 1 माइनस W। तो W इक्वल टू अनुकूली मान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.55, ये जाएगा 0.45। तो S की वैल्यू कितनी जाएगी? 0.45। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति के विकास को किसने समझाया था? तो मिलर ने, हॉल्डिंग ने, ओपैनिन ने, फॉक्स ने। तो मिलर ने। मिलर के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के समय की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? मीथेन अमोनिया ऑक्सीजन पानी, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन पानी, मीथेन अमोनिया ऑक्सीजन पानी, मीथेन अमोनिया नाइट्रोजन पानी। तो मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड पानी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो स्टैनले मिलर ने अमीनो संश्लेषण से संबंधित अपने परीक्षण 1953 में इसे दर्शी मिश्रण का प्रयोग किया, मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन अमोनिया ऑक्सीजन, मीथेन अमोनिया नाइट्रोजन, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा? मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। मिलर ने 1953 में मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को क्या किया था? अपने परीक्षण में शामिल किया था। व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था? तो जलवाष्प, हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और मीथेन, ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन और जलवाष्प, ओजोन मीथेन ऑक्सीजन और जलवाष्प। तो ये बना था जलवाष्प, हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन से। मिलर ने एक प्रयोग में निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक में सरल अमीनो अम्ल को संश्लेषित किया था? H2O2 N2 और जलवाष्प CH4NH3H2 और जलवाष्प H2O3N2 और जलवाष्प CH4NH3H2 और जलवाष्प। तो इन्होंने किया था CH4NH3H2 2:1:2 और जलवाष्प। सभी स्तनधारी होने के नाते जो व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़ों में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं लेकिन वे विशिष्ट अंतर में दिखते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सामान्यकरण, आनुवंशिक अपवहन, अभिसरण या फिर विचलन। तो ये सभी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपसरण, डाइवर्जेंट। ठीक है, देखिए व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़े सभी
स्तनपायियों होने के नाते कुछ सामान्य गुण दर्शाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट विभिन्नताएं भी दिखाई देती है। ये क्या है? अपसरण, डाइवर्जेंट है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? तो पृथ्वी की प्रारंभिक वातावरण में मुक्त परमाणु मिलकर H2N2 NH3 CH4 और H2O के अणु और यौगिक बनाते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से किससे मुक्त रूप से अनुपस्थित होने की संभावना है? ऑक्सीजन की। मनुष्य अन्य हेमिनॉइड का कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी से के अधिक निकट संबंधी था? केवल लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से प्रमाण, केवल गुणसूत्रों के आकार की तुलना, केवल जीवाश्म रिकॉर्ड तथा जीवाश्म माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा, गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों और माइटोकॉन्ड्रिया के निष्कर्षित डीएनए द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों और माइटोकॉन्ड्रिया के निष्कर्षित डीएनए द्वारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सिबल राइट द्वारा, जी सिम्पसन द्वारा, जूलियट हक्सली द्वारा, हार्डी विनबर्ग द्वारा। तो ये जो है सिबल राइट द्वारा। पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने, लैमार्क ने, हैकल ने और फिशर ने। तो हैकल ने। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त वर्णन है? उत्परिवर्तन, बायोजेनेसिस, डार्विनवाद, बायोजेनेटिक नियम। बायोजेनेटिक नियम। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी सिद्धांत बायोजेनेटिक नियम का संक्षिप्त विवरण है। पशु भ्रूण के विकास के दौरान प्रजातियों का विकासवादी विकास दोहराया जाता है। जंतु अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को भ्रूण काल के दौरान दर्शाते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? बायोजेनेटिक नियम, फ्लोरिकल नियम, हार्डी विगनबर्ग नियम, एनक्समेंडर लॉ। तो ये हो जाएगा ए, बायोजेनेटिक नियम। हैकेल का पुनर्जीवीकरण सिद्धांत किस पर आधारित था? आनुवंशिक भिन्नता, भ्रूण विकास, जीवाश्म रिकॉर्ड। तो ये था आपके भ्रूण विकास में। पुनरावृत्त सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क, डार्विन, हुंगर de Vries, हैकल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रेक्स सह विकास को बढ़ावा नहीं देता है? एंटरस्पोर्सिस प्रतियोगिता, सहभोजवाद, सहजीविता या परजीविता। तो ये होता है एंटरस्पोर्सिस प्रतियोगिता। विकास में अपरिवर्तन किसके द्वारा कहा गया है? डोलो, क्लॉडकर, को, गॉस। तो ये कहा गया है डोलो द्वारा। विकास का यह भी अर्थ हो सकता है जाति का विशिष्टीकरण, जाति का पतन, जाति का प्रगतिशील भ्रूण विकास, इतिहास और विविधता के साथ जाति विकास। तो इसका हो जाएगा इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास। स्वतः स्फुट जनन के विचार का सर्वप्रथम खंडन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वतः स्फुट जनन के सिद्धांत को पहले फ्रांसिस्को रेडी ने स्वीकार नहीं किया। बाद में लजारो स्पेलनजानी और लुईस पाश्चर तथा इन सभी वैज्ञानिकों ने बायोजेनेसिस का समर्थन किया और साबित किया कि नए जीव केवल पहले ही मौजूद जीवों से बन सकते हैं। प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? दीर्घ विकास, महाविकास, सूक्ष्म विकास, उत्परिवर्तन। ये माइक्रो एवोल्यूशन सूक्ष्म विकास का। सतत विकास का अर्थ है लगातार विकास, मानव जीवन में गुणवत्ता सुधार में लिए गए लगातार विकास, पर्यावरणीय संरक्षण सहित विकास, या पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करना। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करना। विकास की इकाई क्या है? जनसंख्या, समूह, समुदाय, जाति। तो जनसंख्या। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मिलर, खुराना, डार्विन, ओपेरिन के द्वारा। फूट इन हॉर्स इज, घोड़े के पैर हैं अकेले मैक्सोसोनिक पैर, अकेले पैरासोनिक पैर या दोनों? तो दोनों, ए और बी दोनों। मैक्सोसोनिक भी है और पैरासोनिक भी है। भ्रूण काल के दौरान जानवर
अपने पूर्वजों का भूम अवस्था को दोहराते हैं। इस नियम को कहा जाता है फ्लोरिकिन का नियम, एनॉक्सीमेंडर का नियम, बायोजेनेटिक नियम या हार्डी-विलियस का नियम। तो बायोजेनेटिक नियम सी वाला। किस गैस का उपयोग स्टैनले और मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का। एंटोनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसको पुनरावृत्ति सिद्धांत द्वारा। बायोजेनेटिक्स नियम किसने प्रतिपादित किया था? हैकेल ने, पुरकिंजे ने, स्पेंसर ने, बेरको ने। तो इसको क्या था? हैकेल ने। अब आते हैं हम लैमार्कवाद में। लैमार्किज्म। लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किसका क्लासिकल उदाहरण दिया था? बकरी, घोड़ा, जिराफ, हाथी। जिराफ का। ये देखिए जिराफ का उन्होंने क्या किया था? उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि जो जैविक विकास हुआ है वो प्राकृतिक नियम के अनुसार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे और खाने के लिए वो उच्च शाखाओं तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या करा? अपनी गर्दन को उचकाना शुरू किया, ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया और गर्दन बढ़ाया, ऊपर की तरफ बढ़ाया, जिससे उनकी गर्दन क्या हो गई? ऊंची हो गई। इसका मतलब ये है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे उनका कहने के अनुसार पहले जमीन पे घास मिलती थी तो इन्होंने धीरे धीरे नीचे खाते थे, लेकिन जब जमीन पे घास खत्म हुई तो इन्होंने पेड़ों की टहनियों से क्या करा? घास लेना शुरू किया। तो ये पेड़ों की टहनियां क्या थी? ऊपर थी, जिससे अपनी गर्दन को ये क्या करते थे? ऊपर की ओर उचकाते थे, ऊपर की ओर खींचते थे, जिसके कारण आज उनकी गर्दन क्या हो गई है? ऊंची हो गई है। लैमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है प्राकृतिक चयन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, परिवर्तन के साथ अवरोहण, चलन, द्रव्यता की निरंतरता। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के जैविक विकास का सिद्धांत कहलाता है प्राकृतिक चयन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उत्परिवर्तन का सिद्धांत या कृत्रिम चयन। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है? डार्विन के, ओ सॉरी, लैमार्क के। लैमार्क का आधार है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन, भिन्नता, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो डी वाला आंसर ठीक होगा। अब देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? बीजमान ने, लैमार्क ने, लुईस पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन। लैमार्क ने। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग आर गिवन बाय। जीवों के उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था मेंडल द्वारा, डार्विन द्वारा, लैमार्क वाला या फिर लिनियस द्वारा। तो लैमार्क द्वारा। लैमार्कवाद का आधार है अंग की कमी, उपापचय का प्रभाव या पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव। अब देखिए कूट एक को कूट दो से क्या करना है? सम्मिलित करना है। डार्विन, लैमार्क, होमो डी ब्रीज, ओपेरिन। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उत्परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन। तो देखिए लैमार्क ने क्या कहा था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वंशावृत्ति। और तो ये इसमें देखिए सेकंड का वन वाला ये है, सेकंड का वन बाकी किसी में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए लैमार्क ने क्या कहा? लैमार्क का क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। डार्विन का हो जाएगा प्राकृतिक चयन। होमो डी ब्रीज क्या हो जाएगा? होमो डी ब्रीज उत्परिवर्तन और जीवन की उत्पत्ति, ओपेरिन। फिर है डार्विनवाद। निम्न में से किसके जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया गया था? तो पी एल स्केल्टर द्वारा, एच आर वेलेस द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, एच स्पेंसर द्वारा। तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस का जन्म वेल्स में आ गया था और ये खोजकर्ता, कलेक्टर, प्रकृतिवादी, भूगोलवेत्ता, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और टिप्पणीकार थे। ये जानवरों का भौगोलिक वितरण, जीवित और विलुप्त जीवों के अध्ययन के साथ
पृथ्वी की सतह पर पिछले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के रूप में जाने जाते थे। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव की स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से दिया गया था? ए बैलेंस, एच स्पेंसर, एच डी ब्रिज और टी आर मोल्थन। तो ये किसके द्वारा लिया गया था? टी आर मोल्थन के द्वारा लिया गया, टी आर मोल्थन से लिया गया था। डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को टी आर मोल्थन से लिया गया था। गैलापागोस फिंचेस जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा था, चिड़िया थी, मेढक थी, छिपकली थे, चूहे थे। तो ये क्या थी? चिड़िया थी। गैलागोस फिंचेस जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखी थी, वे चिड़िया है। चार्ल्स डार्विन ने छोटी गौरैया जैसे काले पक्षियों का एक समूह को मजबूत चोंच के साथ देखा, जिन्हें आज डार्विन के फिंचेस के रूप में जाना जाता है। ये पक्षी अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग थे, लेकिन वे एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए थे। ठीक है। औद्योगिक मेलानिज्म की समृद्धि घटना प्रदर्शित करती है प्रेरित उत्परिवर्तन को, प्रजनन अलगाव को, प्राकृतिक चयन को या भौगोलिक औद्योगिक को, नेचुरल सिलेक्शन को, प्राकृतिक चयन को। औद्योगिक मेलानिज्म त्वचा, पंख या फर का एक गहरा औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जानवरों की आबादी द्वारा प्राप्त किया गया, जहां पर्यावरण कालिक, अंधेरा या फिर गहरा था। औद्योगिक मेलानिज्म का एक उदाहरण है छोटी आबादी के आनुवंशिक बहाव, कार्यवाही में प्रकृति का चयन, एक उपजाति के प्रवास का, प्रजनन अलगाव का। तो कार्यवाही में प्रकृति का चयन। ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है 1909 में, 1809 में, 1858 में, 1859 में, 1956 में। तो ये हुई है 1859 में। डार्विन द्वारा लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई। इस प्रकाश में उन्होंने अटलांटिक और प्रशांत महासागर में के कई द्वीपों में जीव जंतुओं पर एकत्रित आंकड़ों की सहायता से प्राकृतिक वरन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा स्पीसीज के उद्भव को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। कंसाइडर विचार करना, अधिक उत्पादन, प्रजातियों की उत्पत्ति, योग्यतम की उत्तरजीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्राकृतिक चयन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम को का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन, फिर हो जाएगा आपका अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर हो जाएगा आपका योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर प्राकृतिक चयन और लास्ट में प्रजातियों का उत्पादन। तो सबसे पहले अधिक उत्पादकता, दूसरे नंबर पे हो जाएगा अस्तित्व के लिए संघर्ष। ठीक है, पहले अधिक उत्पादकता पहले नंबर पे, दूसरे के लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर जातियों की उत्पत्ति और लास्ट में प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, फिर लास्ट में प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, 1-4 इसका बी आंसर सही होगा, 1-4-3-5-2। उसके बाद देखिए प्राकृतिक चयन का विकासवाद के अपने सिद्धांत में डार्विन की किस घटना को ध्यान नहीं रखा गया? तो अनुकूलन, एक प्रजातियों के सदस्य का अधिक उत्पादन, विविधताएं और उत्परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन। डार्विन के प्राकृतिक चयन में निम्नलिखित घटना अति उत्पादन, अस्तित्व के लिए संघर्ष, विविधता और प्रजातियों के प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, मूल की आनुवंशिकता अस्तित्व में शामिल है। डार्विन के प्राकृतिक चयन का द्वारा उत्परिवर्तन को विकासवाद के सिद्धांत से नहीं लिया गया था। प्राकृतिक चयन किस पर संचालित होता है? कुल, प्रजातियां, व्यक्तिगत और जनसंख्या, इंडिविजुअल पे। प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों का विकार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन, लैमार्क, मेंडल और हक्सले। तो ये डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
1959 में प्रकाशित पुस्तक प्राकृतिक चयन जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? लैमार्क, वेलस, ओपेरिन, डार्विन। तो ये थे आपके डार्विन। 1959 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता डार्विन थे। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता लैमार्क थे। अल्फ्रेड रसेल वेलेस जैव विकास परिकल्पना का दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के प्रवर्तक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। ओपेरिन ने 1924 में रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, अगस्त वीजमान, चार्ल्स डार्विन, हुगो डी ब्रेस। तो इसके थे चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का मत किसने प्रस्तुत किया है? हु प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो ये हो जाएगा इरेस्मस डार्विन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, डी ब्रेस। तो इसके जाएंगे चार्ल्स डार्विन 1909 से 1982। उसके बाद है डार्विनवाद के सहखोजी थे माल्थस, रस्किन, वेलेस या रॉबर्ट। तो इसके थे वेलेस। आनुवंशिकता का भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेंजीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? जेबी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, बीजमान और ग्रेगर जॉन मेंडल। ये थे बीजमान के द्वारा। लैमार्क का सिद्धांत लैडरबर्ग का प्राकृतिक प्रयोग बताता है। लैमार्क का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत या फिर कोई सभी नहीं? तो डार्विन का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच का प्रमाण देती है। आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, भौगोलिक वितरण या सभी? तो इसका देती है भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच भौगोलिक विवरण का प्रमाण देती है। डार्विन ने पाया कि गैलापागोस द्वीप समूह की जियोस्पाइजा अनेक द्वीपों पर फैल गई तथा वातावरण व भोजन की उपस्थिति के प्रभाव में उनकी चोंच के आकृति और लंबाई विशेष परिवर्तन आ गया, जिससे कि वातावरण में उपयोजित होकर नई किस्मों का बदलाव हुआ। ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह एक उदाहरण है। योग्यतम की उत्तरजीविता, विकासोन्मुख का विकास, पृथक्करण, असत वितरण। ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह एक असंतत विवरण का उदाहरण है। ठीक है, कैसा है? असतत विवरण का उदाहरण। असतत विवरण का क्या है? ये उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें दो कुवड़ है और ऊंट में एक ही कुवड़ होता है, ये लामा है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं न्यू डार्विनिज्म। नव डार्विनवाद डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है। माल्थन का निबंध, जनसंख्या, योग्यतम की उत्तरजीविता, जातियों का निर्माण। डार्विन के सिद्धांत में सबसे भरोसेमंद जो है वो क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन के अनुसार सबसे उपयुक्त और फिट जीव अस्तित्व के संघर्ष में सफल होते हैं। ठीक है, और केवल वे सदस्य जीवित रहते हैं जिनमें उपयोगी विविधताएं हो। इसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता रहने का मूल विचार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता है, इसमें आंसर गलत है, आंसर सी वाला होगा। योग्यता की उत्तरजीविता। नेचुरल सिलेक्शन का मीन है बेहतर अनुकूलन, बेहतर अस्तित्व, कम अनुकूलित उन्मूलन या सभी? तो उपरोक्त सभी। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, इनमें से दोनों या कोई नहीं? दोनों। म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन दोनों। निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? चार्ल्स डार्विन, हुगो डी ब्रेस, ए बीजमान, हर्बर्ट स्पेंसर। ए बीजमान द्वारा। 1980 के दशक में जर्मन जीव विज्ञानी अगस्त बीजमान ने लैमार्क के उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत एक्वायर्ड कैरेक्टर को अस्वीकृत कर दिया था। इन्होंने 20 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर उन्हें प्रजनन करके प्रयोग किया। इन्होंने लैमार्क के सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि लैमार्कियन विकास कैसे होगा यह समझाने के लिए कोई तंत्र प्रस्तावित नहीं किया गया था।
ठीक है। उसके बाद आता है वह नवीनतम सिद्धांत जो विकास की व्याख्या करने में सक्षम है, लैमार्क, डार्विन, उत्परिवर्तन या कृत्रिम सिद्धांत द्वारा, तो सिंथेटिक थ्योरी द्वारा। उत्परिवर्तन का वर्णन किसने किया था? डी ब्रीज ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं, हुंगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का वर्णन डी ब्रीज ने किया था। उत्परिवर्तन डीएनए के जर्मप्लाज्म में होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। उत्परिवर्तन प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा। इस आधार पर उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: स्वतः उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है विलोपन, म्यूटेशन, प्रतिलिपि, एक क्षार युग्मक में परिवर्तन। तो इसका क्या हो जाएगा? एक क्षार युग्मक में परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन में जीव के एक बेस में परिवर्तन होता है। डीएनए अणु में संकेतन सूचना वाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं। इन जीनों में के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम बदल जाते हैं और आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप में प्रभावित हो सकते हैं। जीन स्तर के इस उत्परिवर्तन की निम्नलिखित श्रेणियां हैं: मूलजीनी उत्परिवर्तन, लुप्तबोध उत्परिवर्तन, निषेधबोध उत्परिवर्तन, योजना विस्थापन उत्परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन होता है जीन की क्षति, जीन के बेस में परिवर्तन, एक जीन के एक खंड का विलोपन। तो ये क्या हो जाएगा? जीन के एक बेस में परिवर्तन। किसी उपायों द्वारा म्यूटेशन उत्प्रेरित करना निम्न में से संभव है: कुछ रसायनों द्वारा, विकिरणों द्वारा, रसायन और विकिरण दोनों द्वारा। तो ये रसायन और विकिरण दोनों द्वारा क्या है? संभव है। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनः संयोजन कराता है, यह नई भिन्नता पैदा करता है, यह प्राकृतिक संतुलन लाता है, जीवन के लिए संघर्ष को रोकता है, यह नई भिन्नता को पैदा करता है। डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था पेनजीववाद, उत्परिवर्तनवाद। तो इसमें उत्परिवर्तनवाद जो है डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। वंशागति आनुवंशिक परिवर्तन है, प्राकृतिक चयन, भिन्नता, उत्परिवर्तन या सभी। तो इसमें म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। विकासवादी सफलता के लिए निम्न में से किसमें उत्परिवर्तन होना चाहिए? दैहिक आरएनए, जर्मप्लाज्म डीएनए, दैहिक डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होना चाहिए जर्मप्लाज्म डीएनए द्वारा। विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन पहली बार प्रयोगात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया था मुलर, एच.जे. मुलर द्वारा, हुंगो डी ब्रीज द्वारा, जेम्स वाटसन द्वारा या फिर हरगोविंद खुराना द्वारा। तो ये दिया गया था सर्वप्रथम मुलर द्वारा 1935 में प्रदर्शित किया गया था। फिर हुंगो डी ब्रीज ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को परिभाषित किया और हरगोविंद खुराना ने सन 1968 में प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। जैविक विकास की व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हुंगो डी ब्रीज, लुईस पास्चर, ई डार्विन, डब्ल्यू हार्वे। तो हुंगो डी ब्रीज द्वारा। म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है, जीव का स्थानांतरण, लिंग का परिवर्तन, जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन, पृथक प्रकार से भिन्नता। तो ये है जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। जब कोई जीव उत्परिवर्तन युग्मक से मूल रूप से उत्परिवर्तित होता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को कहा जाता है रिवर्स उत्परिवर्तन। केशिका के केंद्रिका का विनाश कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करेगा, कोशिका को मार डालेगा। कोशिका में जीव उत्परिवर्तन का कारण बनता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। तो कोशिका में जीव उत्परिवर्तन का कारण बनता है। उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं हानिकारक, लाभदायक, अप्रभावी, प्रभावी। हानिकारक। अब तक ज्ञात तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि स्वतः एवं प्रेरित उत्परिवर्तन की प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता। अधिकांश उत्परिवर्ती विकल्पी और प्रभावी होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं। लगभग 0.1% उत्परिवर्तन लाभदायक होते हैं। प्रकृति में स्वतः उत्परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकांश प्रेरित उत्परिवर्तन बहुप्रभावी भी होते हैं।
जीन पूल के प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए दैहिक कोशिका में, जनन कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में या दैहिक डीएनए में। तो ये होना चाहिए जनन कोशिका में। उत्परिवर्तन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई थी डेलब्रुक एवं लुरिया द्वारा, पाश्चर द्वारा या प्लांट द्वारा। तो ये सबसे पहले देखी गई थी डेलब्रुक द्वारा। आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है उत्परिवर्तन, आनुवंशिक बहाव, जीन बहाव या फिर जीन का आदान प्रदान। तो उत्परिवर्तन जातीय लक्षणों में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। हुगो डी ब्रीज ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जीव जातियों के नए लक्षण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर एक बार में स्पष्ट व स्थायी अर्थात वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। अतः आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन उद्दीप विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनर्संयोजन कराता है, यह नई भिन्नताएं पैदा करता है, यह प्रकृति में संतुलन लाता है, यह जीवन के संघर्ष को रोकता है। तो उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नई भिन्नताएं पैदा करता है जिससे नए जीव जातियों का उद्भव होता है। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे पुराना काल कौन सा है? कैम्ब्रियम, कार्बोनिफेरस, ऑर्डोविशियन या फिर पर्मियन। तो कैम्ब्रियम। पुरापाषाण काल को प्राचीन जीवन का युग भी कहा जाता है। इसमें 6 अवधियों में विभाजित किया गया है जो है कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन काल। कैम्ब्रियन काल सबसे पुराना 520 से 505 मिलियन वर्ष पूर्व है और कशेरुकी फाइला के साथ साथ पहले के कशेरुक और प्रमुख ट्राइलोबाइट्स के आधार पर चिन्हित किया गया है। निम्न में कौन सा प्राणी भूगोलीय रिल्म में नहीं है? मेगाजिया, नियोजिया, नोटोजिया, पैलिआर्कटिक। तो ये पैलिआर्कटिक क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया को छोड़कर यूरोप और एशिया को शामिल करने वाला एक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है। जियो में ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि बिरोस, लकड़ी के योद्धा, हिरन, बाइसन और भेड़िए और निकटवर्ती क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के जियो के समान है। पैलियोआर्कटिक प्राणी भूगोलिक रिल्म नहीं है। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? प्रागजीवी युग, पुराजीवी युग, मध्यजीवी युग या सीनोजोइक युग। तो सीनोजोइक युग। सीनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। आवर्तबीजी सीनोजोइक महाकल्प में विकसित हुए थे। सीनोजोइक महाकल्प 66 मिलियन वर्ष पूर्व के वर्तमान तक के अंतराल में फैला हुआ है। यह उस समय अंतराल का था जिसके दौरान महाद्वीपों ने अपनी आधुनिक विन्यास और भौगोलिक स्थिति ग्रहण की, जिसके दौरान पृथ्वी की वनस्पति और जीवों का विकास वर्तमान की ओर हुआ। इस युग को स्तनधारी और आवर्तियों का युग कहा जाता है। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? डिवोनियम, कार्बोनिफेरस, जुरासिक या फिर प्लास्टोसीन। तो ये होता है डिवोनियन कल्प। कैम्ब्रियम और कशेरुकी का युग कैम्ब्रियम और कशेरुकी का युग, डिवोनियन मछलियों का युग, कार्बोनिफेरस उभयचरों का युग, मेसोजोइक सरीसृपों का युग, सीनोजोइक आधुनिक जीवन, आवर्तबीजी पक्षियों तथा स्तनधारियों का युग। मछलियों का युग है अर्डिविशियन, प्रोटीरोजोइक, सिल्यूरियन और डिवोनियन का। मछलियों का युग डिवोनियन, अर्डिविशियन, ब्रायोफाइट और जेली मछली, प्रोटीरोजोइक महाकल्प प्राचीन जीवन, सिल्यूरियन कल्प टेरिडोफाइट। भारत के उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया गया है? पैलिआर्कटिक, प्राच्य क्षेत्र, नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र, नियो आर्कटिक। तो ये है प्राच्य क्षेत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स? निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? पैलियोजोइक युग, मेसोजोइक युग, सीनोजोइक युग या फिर एजोइक युग। तो सीनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 10 मिलियन और 65 मिलियन। तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा मछलियों का काल कहा जाता है? कैम्बियम, डिवोनियन, ट्राइसिक, टर्सरी। तो मछली का जो काल है वो है डिवोनियन। कैम्ब्रियम पहला कशेरुक और ट्राइसिक
ट्रायसिक जो है सरीसृपों का युग। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ जिसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी आरएनए, डीएनए, एसआरएनए, डीएनए। तो आरएनए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ जो था वो आरएनए था। यूहिप्पस पाया जाता है यूसीन में, ओलिगोसीन में, पैलियोसीन में या फिर प्लायोसीन में, प्लेस्टोसीन में या फिर प्लायोसीन में। तो ये है यूहिप्पस ईओसीन में। यूहिप्पस जो है यूसीन में हुआ था। 56 मिलियन वर्ष पूर्व में धरती पर रहता था। ईओहिप्पस या डाउन हॉर्स स्तनधारियों का एक विलुप्त समूह है जो पहले से ज्ञात घोड़े थे। इन छोटे घोड़ों के पहले जीवाश्म 1841 ईस्वी में प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन द्वारा इंग्लैंड में पाए गए और इसका नाम हायरेकोथिरियम रखा गया। यह इयोसीन युग का प्रारंभिक भाग के दौरान उत्तरी अमेरिका और यूरोप में फले फूले। फिर निम्नलिखित में से सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है आर्कियोजॉइक, पुरापाषाण काल, पैलियोजॉइक या फिर मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो इस मीसोजोइक युग को क्या कहा जाता है? सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। डायनासोर का स्वर्ण युग आर्कियोजॉइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक। तो इस मीसोजोइक को डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला उभयचर किस युग के दौरान दिखाई देता है? पर्मियम, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन या सिल्वरियन। तो डिवोनियन में। पहला उभयचर डिवोनियन में। अब देखिए ये, हाँ, कूट 1 को कूट 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक। निष्प्राण धरती, मछलियों का युग, स्तनधारियों का युग, सरीसृपों का युग। ठीक है, तो सबसे पहले सीनोजोइक जो है वो किसका है? स्तनधारियों का युग है। और मीसोजोइक जो है वो सरीसृपों का युग है। और पैलियोजोइक जो है वो है मछलियों का युग। आर्कियोजोइक निष्प्राण धरती का युग। तो ये कौन सा वाला सही होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है, सीनोजोइक स्तनधारियों का, मीसोजोइक सरीसृपों का, पैलियोजोइक मछलियों का, आर्कियोजोइक निष्प्राण या बेजान धरती का। जंतु वितरण द्वारा विकास के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। फुसफुस मछलियों में 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। तो ये क्या है? कूट ए और आर दोनों सही है और ये सही इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है? हायरोकोथियनसम सॉरी हायरेकोथिरियम, मीसोहिप्पस, मैरीचिप्पस और प्लीहोहिप्पस। तो हायरेकोथिरियम सबसे आदिम घोड़ा हायरेकोथियम है को माना जाता है जो लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले एक छोटे कुत्ते के आकार का जीव था। यह निचले यूसिन पेरिसोडेक्टाइलम स्तनधारियों की प्रजाति है। इसमें 4 पैर वाले अग्रभाग तथा 3 पैर वाले पश्चभाग होते हैं और आधुनिक घोड़े की शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है। आधुनिक घोड़ों का क्या माना जाता है? इन्हें पूर्वज माना जाता है। घोड़े के विकास चरणों का सही क्रम है इयोहिप्पस, आरोहिप्पस, मीजोहिप्पस, प्लेयोहिप्पस। आरोहिप्पस, इयोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मीजोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मीजोहिप्पस, आरोहिप्पस, इयोहिप्पस, इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, ओरोहिप्पस। तो इसका आंसर ए सही होगा। इयोहिप्पस, आरोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मियोहिप्पस, पैराहिप्पस, मैरीचिप्पस, प्लीहोहिप्पस और फिर उसके बाद इक्कस। देखिए ये है, पहले घोड़े ऐसे दिखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है? तो हाइलोबेट्स, गोरिल्ला पोगो, गोरिल्ला पेनपोगो, गोरिल्ला पेन हाइलोबेट्स या पेनपोगो हाइलोबेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला पेनपोगो, गोरिल्ला पेनपोगो। ठीक है, बी वाला। थैंक यू। आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे। और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम बहुत
नजदीक हैं तो प्लीज अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।